हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ मैट्रिसेस। तो हमने 3 लेक्चर पहले भी मैट्रिक्स से कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी उसे देख कर आइए, क्योंकि आज के लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और आप देखेंगे कि जो एक्चुअली एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं उसमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस इन्हीं सेक्शन से आते हैं जो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखिए ट्रांसपोज क्या होता है, तो पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए ए कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑर्डर m बाई n है, तो ए ट्रांसपोज को हम लोग रिप्रेजेंट या तो इस तरीके से करते हैं या फिर इस तरीके से करते हैं, है ना। इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ए आई जे के बदले में ए जे आई लिखते हैं। यानी जहां पे हम पहले एलिमेंट A11 A12 लिख रहे थे, अब वहां पे हम A21 वाला एलिमेंट लिखेंगे। जहां पे A13 लिख रहे थे वहां पे A31 लिखेंगे, एंड सो ऑन। तो ऐसा करने से होगा क्या? होगा ये कि ए ट्रांसपोज को हम ऑब्टेन कैसे करते हैं, बाय चेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉलम्स। यानी अगर आप ए आई जे को ए जे आई से रिप्लेस कर दीजिएगा तो होगा क्या कि जो पहले आपके रोज थे वो कॉलम्स बन जाएंगे और जो पहले कॉलम्स थे वो रोज बन जाएंगे। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। दिस इज द मैट्रिक्स, है ना। तो इसका ट्रांसपोज अगर हमें निकालना हो, ए ट्रांसपोज, तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम अपने रोज को कॉलम्स में चेंज करेंगे और कॉलम्स को रोज में चेंज करेंगे। तो यानी यहां पे 1 3 5 वाला एक कॉलम था, ये फर्स्ट कॉलम था, अब ये फर्स्ट रो में चेंज हो जाएगा, तो 1 3 5। और 2 4 6 वाला जो कॉलम था वो अगेन रो में चेंज हो जाएगा, तो 2 4 6। तो ये आपका ए ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। तो हमने किया क्या कि आपके किसी भी एम बाई एन के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के आपके ए आई जे को हमने ए जे आई से रिप्लेस कर दिया। तो हमारा जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा और वो एन बाई एम ऑर्डर का हो जाएगा। जैसे ये मैट्रिक्स आपका 3 रोज और 2 कॉलम से बना था, तो 3/2 का मैट्रिक्स था, इसका ट्रांसपोज जब हमने निकाला तो ये 2/3 का बन गया, ठीक है। आप फिर से देखिए यहाँ पे जो A12 था अब जाके वो A21 बन गया, जो A21 था वो A12 बन गया, A22 था वो A22 ही रहा, A31 था तो A13 बन गया, A32 था तो A23 बन गया, है ना। तो हम क्या करते हैं, बस रोज को कॉलम्स में चेंज कर दीजिए, ठीक है, एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम्स को रोज में चेंज कर दीजिए, तो आपको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मिल जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ट्रांसपोज की, क्योंकि यही है जो असली काम आने वाला है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लीजिए और उसका वापस से ट्रांसपोज ले लीजिए, तो आपको वही मैट्रिक्स फिर से मिल जाएगा। और बहुत आसानी से आप समझ भी सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का वापस से अगर आप ट्रांसपोज ले लीजिए, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस से ले लीजिए, तो इस बार आपका जो रो था 1 3 5 वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो 1 3 5 कॉलम में चेंज हो गया, 2 4 6 भी कॉलम में चेंज हो गया। तो ये देखिएगा, तो ये तो वापस से हमें मैट्रिक्स ए ही मिल गया, है ना। तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस से ले लीजिएगा तो आपको मैट्रिक्स वापस से मिल जाता है। ए प्लस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि ए एंड बी के ऑर्डर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है। के इंटू ए ट्रांसपोज, जहां के कोई भी कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये बेसिकली के इंटू ए ट्रांसपोज, जहां के इज एनी स्केलर, ये स्केलर रियल और कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। ए इंटू बी ट्रांसपोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे आप कभी भी गलती मत करिएगा, इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। ए इंटू बी ट्रांसपोज ये हो जाता है आपका बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। ऑब्वियसली आपका ये मल्टीप्लीकेशन कंफर्टेबल होना चाहिए, ए एंड बी आर कॉन्फर्मेबल फॉर मैट्रिक्स प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स प्रोडक्ट आपका यहां पे वैलिड होना चाहिए, ठीक है ना।
तो ए इंटू बी ट्रांसपोज जब भी आप करोगे तो ये रिवर्स हो जाता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसको हम लोग लॉ ऑफ रिवर्सल भी कहते हैं, तो इसको ध्यान से रखेंगे, रिवर्सल लॉ फॉर ट्रांसपोज, ठीक है। तो अगर दो मैट्रिक्स के लिए ऐसा है तो एन मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के लिए भी हम उसी तरीके से कर सकते हैं कि अगर आपके पास एन मैट्रिक्स हैं, उनका प्रोडक्ट का ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो पहले ए एन आएगा, फिर ए ऑफ एन माइनस वन एंड सो ऑन, लास्ट में ए वन आएगा, और इन सबका ट्रांसपोज लेके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ए टू द पावर एन उसका ट्रांसपोज लीजिए, या फिर ए ट्रांसपोज का पावर एन लीजिए, बात सेम ही है, ठीक है। ट्रांसपोज लेते समय एक बात रखिए कि अगर ए स्क्वेयर मैट्रिक्स है तो ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज और ट्रेस ऑफ ए बिल्कुल सेम होगा। याद रखिएगा, ट्रेस हम किस में निकालते हैं, स्क्वेयर मैट्रिक्स में निकालते हैं, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज विल बी सेम एज ट्रेस ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज विल अगेन बी सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए, है ना। चलिए अब इस पे सवाल करते हैं। क्वेश्चन है कि इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी आर सच दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, बी इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू बी, एंड ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए। अब आपको प्रूफ करना है कि यहाँ ए बी इंटू ए बी ट्रांसपोज इज बेसिकली इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज इंटू ए बी, ठीक है। तो चलिए एलएचएस से शुरू करते हैं काम। एलएचएस आपका दिया हुआ है ए बी इंटू ए बी ट्रांसपोज, है ना। प्रोडक्ट रूल का यूज करते हुए ए बी ट्रांसपोज को हम लोग लिख सकते हैं, रिवर्सल लॉ यहां पे यूज हो जाएगा, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब यहां पे आया बी इंटू बी ट्रांसपोज, बी इंटू बी ट्रांसपोज, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। तो यहां हमारे पास बन जाएगा ए इंटू बी ट्रांसपोज के बदले में बी ट्रांसपोज इंटू बी और ए ट्रांसपोज, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहां पे हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए, ठीक है। अगर यहां पे दोनों तरफ ट्रांसपोज लगा दें तो ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए का फुल ट्रांसपोज। तो ये आपका बन जाएगा, इस पे रिवर्सल लॉ लगेगा तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस से बी बन जाएगा, और यहाँ पे बनेगा ए ट्रांसपोज, एंड दिस विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी, ठीक है क्या। तो बी इंटू ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी। तो बी इंटू ए ट्रांसपोज यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो इसको इसके बदले में हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इंटू बी, ठीक है। अब यहां से देखिए, ये आपके पास ए बी ट्रांसपोज है, तो ए बी ट्रांसपोज के बदले में, ठीक है, ए बी ट्रांसपोज के बदले में मैं बी ट्रांसपोज इंटू ए लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए, है ना, और यहां पे ए ट्रांसपोज बी। अब ये ए इंटू ए ट्रांसपोज हमें पता था, ये बन जाता है ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो ये बन जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और यहाँ पे ए इंटू बी। अब ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज को मैं ए बी ट्रांसपोज लिख सकता हूँ, और ये ए बी आप साथ में है ही, तो दिस इज बेसिकली इक्वल टू आर एच एस, है ना। तो प्रूफ हो गया हमारा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑर्थोगोनल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई एंड दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। यानी एक मैट्रिक्स और उसके करस्पॉन्डिंग ट्रांसपोज को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाना चाहिए, अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, और ये दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है ए ट्रांसपोज। इसी का ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके रोज को कॉलम्स में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके रोज थे, यहाँ पे ये आपके कॉलम्स बन गए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आपको इस तरीके से बनता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। अब यहां से ये वैल्यू जो आनी चाहिए, ये आपकी क्या आनी चाहिए, एक
आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर की वैल्यू 1, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर की वैल्यू 1, और बाकी सारे एलिमेंट्स आपके ये सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये देख के आपको एक चीज की फील आएगी, अगर वेक्टर आपको याद हो तो a1 a2 a3 अगर किसी वेक्टर के कोसाइंस डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो उनके स्क्वायर्स का सम 1 आता है। तो ये वेक्टर्स के डायरेक्शन कोसाइंस की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइंस, इनके स्क्वायर्स का सम इज इक्वल टू 1, इनके स्क्वायर्स का सम इज इक्वल टू 1, और इनके स्क्वायर्स का सम इज इक्वल टू 1। ठीक है क्या? तो ये डायरेक्शन कोसाइंस की तरह काम किए। लेकिन यहां पे देखिए कि अगर इन दोनों डायरेक्शन कोसाइंस का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वैल्यू 0, इन दोनों डायरेक्शन कोसाइंस का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वैल्यू 0। ठीक है, इन दोनों डायरेक्शन कोसाइंस का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वैल्यू 0 है ना। तो कोई भी दो पेयर का डायरेक्शन कोसाइंस लेके उसका डॉट प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो 0 हो जा रहा है। यानी अगर हम इसको वेक्टर की तरह देखने की कोशिश करें तो यहां पे आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, सपोज r1 जिसकी वैल्यू है a1 i कैप प्लस a2 j कैप एंड प्लस a3 k कैप। सिमिलरली आपके पास है r2 जो है आपका b1 i कैप प्लस b2 j कैप एंड प्लस b3 k कैप। सिमिलरली आपके पास तीसरा वेक्टर है r3 जो है आपका c1 i कैप प्लस c2 j कैप एंड प्लस c3 k कैप। तो यहां पे आपके पास मॉड ऑफ r1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ r2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ r3, तो क्या आ गया 1, एंड साइमल्टेनियसली r1 डॉट r2 इज इक्वल टू r1 डॉट r3 एंड इज इक्वल टू r2 डॉट r3। ये सारी वैल्यूज क्या आ गई, 0। तो कहने का मतलब ये है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसके जो रोज में नंबर्स लिखे हुए हैं वो बेसिकली 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स की तरह। तो ये हम अगर ध्यान में रखेंगे तो काफी आसानी होगी आगे जाके समझने में। ठीक है, तो यहां पे नोट में भी हम बता रहे हैं कि ऑल द 3 रोज एंड 3 कॉलम्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ 3 यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ 3 यूनिट वेक्टर्स, एंड यही हमने अभी अभी बात करी। दूसरा यह है कि अगर आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, दिस इज ओनली ट्रू फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए। तो अगर आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसमें ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए इनवर्स। इसको भी हम देखेंगे कि कैसे होता है ए इनवर्स के बराबर, जब हम इनवर्स पढ़ रहे होंगे तो इन डिटेल में इसको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं। सवाल यह है कि इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन प्रूव दैट ए बी इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। तो ए ऑर्थोगोनल है तो उसके हिसाब से ए इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू आई होनी चाहिए, है ना। बी भी ऑर्थोगोनल है एंड दिस शुड बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, है ना। बी भी ऑर्थोगोनल है तो बी इंटू बी ट्रांसपोज की वैल्यू आई होनी चाहिए एंड दिस शुड बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू बी। ठीक है क्या? अब आपको प्रूफ करना है कि ए बी इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी ट्रांसपोज, ठीक है, इंटू ए बी या ए बी इंटू ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ। ठीक है, तो चलिए एलएचएस से शुरुआत करते हैं। तो यहां पे है आपके पास ए बी इंटू ए बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए बी ट्रांसपोज आपका हो गया बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी इंटू बी ट्रांसपोज आई हो जाएगा, तो ये ए इंटू आई इंटू ए ट्रांसपोज। आई के साथ तो किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो मैट्रिक्स खुद ही हो जाएगा। तो ये आपका ए इंटू ए ट्रांसपोज हो गया, और ए इंटू ए ट्रांसपोज भी किसके बराबर है, आई के बराबर है।
तो देयरफॉर प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था। ठीक है क्या? तो चलिए अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इफ M इज अ 3x3 मैट्रिक्स वेयर M ट्रांसपोज M इज इक्वल टू I, यानी M आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपके पास ये भी दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ M इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस I इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले तो जो रिलेशन हमें दिए हुए हैं उसको हम देख लेते हैं। हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है M ट्रांसपोज M इज इक्वल टू I, है ना, एंड आपके पास दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ M इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमें किसी तरीके से M माइनस आई का डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो यानी हमें M माइनस आई इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना। तो यहां से ध्यान दीजिए, तो M ट्रांसपोज इंटू M, मैं यहां पे अपने से माइनस M करता हूं तो ये बन जाएगा I माइनस M, है ना। फिर यहां से हमारे पास आ जाएगा, अगर दोनों में से मैंने M कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा M ट्रांसपोज माइनस I टाइम्स M एन इज इक्वल टू I माइनस M। अब दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। देख, डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स अगर हम डिटर्मिनेंट ले लें तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ M ट्रांसपोज माइनस I, है ना, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ M हो जाएगा एंड इज इक्वल टू मॉड ऑफ I माइनस M। ठीक है क्या? अब देखिए, यहां से हम इसको लिख सकते हैं, M ट्रांसपोज माइनस I को हम लिख सकते हैं M माइनस I का होल ट्रांसपोज। ठीक है, और यहां से हम M माइनस I निकालने के लिए, सिंस M इज अ 3x3 मैट्रिक्स, तो हम -1 कॉमन ले रहे हैं, तो -1 तीनों रोज से कॉमन होगा तो -1 टू द पावर 3 हो जाएगा एंड ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस I। ठीक है क्या? हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल, तो ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस I और ये भी बन गया आपका नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस I। So this implies twice determinant of M minus I is equal to 0, which shows that determinant of M minus I is 0। ठीक है, determinant of M minus I is equal to 0, तो proved। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं कि if Li, Mi, Ni, I is equal to 1, 2, 3 denote the direction cosine of three mutually perpendicular vectors in space, prove that the matrix this is an orthogonal matrix। तो आई थिंक मुझे ज़्यादा यहाँ पे प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि यही चीज़ तो हमने थोड़ी देर पहले प्रूव भी किया था और देखा भी था। ठीक है, तो अगर आप A इंटू ए ट्रांसपोज निकालिएगा, ठीक है, A इंटू ए ट्रांसपोज, तो यहाँ से देखिएगा तो आपके पास सबसे पहले तो यहाँ पे ये L1 M1 और N1 स्क्वेयर का सम आएगा, तो यहाँ L1 स्क्वेयर प्लस M1 स्क्वेयर प्लस N1 स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास, आप यहीं से देख लीजिए कि A ट्रांसपोज जब लिखिएगा तो ये आपका L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 और N3 आएगा, है ना। तो फर्स्ट एलिमेंट आपका ये हो गया। सेकेंड एलिमेंट आपका L1 इंटू L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 हो जाएगा, और थर्ड एलिमेंट L1 L3 प्लस M1 M3 एंड प्लस N1 N3 आएगा। इसका फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा आपके पास L2 के साथ, तो L2 L1 प्लस M2 M1 प्लस N2 N1, यहाँ पे हो जाएगा L2 स्क्वेयर प्लस M2 स्क्वेयर प्लस N2 स्क्वेयर। सिमिलरली यहाँ पे L2 L3 प्लस सो ऑन, मैं ऐसे लिख देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी L3 L1 प्लस सो ऑन, फिर L3 L2 प्लस सो ऑन, है ना, और ये बन जाएगा L3 स्क्वेयर प्लस M3 स्क्वेयर एंड प्लस N3 स्क्वेयर, सॉरी N3 स्क्वेयर। और ये वैल्यूज हमें पता है क्योंकि ये
दिया हुआ है कि L1 M1 N1 तो डायरेक्शन कोसाइंस हैं, तो इनके स्क्वायर्स का सम क्या हो गया 0। और सिंस ये परपेंडिकुलर थे तो ये वैल्यूज आपकी, सॉरी वही ये इसके स्क्वायर्स का सम 1 आ जाएगा, और ये वैल्यूज परपेंडिकुलर थी तो इनका सम 0 आ जाएगा। तो ये 0 1 0 0 0 1, ये आ गया आपका आई एंड हेंस ऑर्थोगोनल। ठीक है क्या? नेक्स्ट है कि ए बी सी एक्स एंड वाई आपको निकालना है इफ द मैट्रिक्स गिवन बाय दिस इज ऑर्थोगोनल। देखिए, अब पिछला क्वेश्चन को देख के हमें क्लियरली पता है कि अगर ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होना है तो ये और ये कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए, ये बेसिकली क्या होना चाहिए, 3 ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले इसके स्क्वायर्स का सम हमारा 1 आना चाहिए, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम 1 आना चाहिए, सेकंड रो के एलिमेंट के स्क्वायर का सम 1 आना चाहिए, और थर्ड रो के एलिमेंट के स्क्वायर का सम आना चाहिए। और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। तो बस इसी को यूज करके हम क्या करेंगे, अपना सोल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहला रिजल्ट तो हमारे पास आ जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस 2/3 होल स्क्वायर यानी 4/9 एंड प्लस 4/9, इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो यहां से हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/9। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास +1/3 या फिर -1/3 हो सकती है। ए इज इक्वल टू +-1/3, कौन सी होगी वो देखते हैं। सिमिलरली हमारे पास सेकंड वाले रो को अगर हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 4/9 प्लस 1/9 एंड प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो यहां से हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4/9, यानी बी की वैल्यू जो आ जाएगी वो +-2/3। ठीक है, थर्ड वाले को स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई और रिजल्ट है नहीं, सी एक्स और वाई तीनों ही वेरिएबल हैं, है ना। तो यहां से हम सी एक्स वाई तो नहीं निकाल सकते। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, तो आपके पास आ जाएगा a इंटू 2/3, a इंटू 2/3 प्लस 2/3 इंटू 1/3 दैट इज 2/9 एंड 2/3 इंटू b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2/3 कॉमन करके अगर आप हटा दीजिए तो यहां से आपका आ रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू -1/3। ठीक है क्या? अब यहां से a और b चूज करने में हमारे लिए बहुत आसानी होगी। देखिए, a को अगर मैं -1/3 और b को 2/3 लेता हूं तो हमारा सिलेक्शन सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे a प्लस बी -1/3 है, तो यानी क्लियरली यहां से a की वैल्यू 1/3 और b की वैल्यू -2/3 लेनी पड़ेगी। तो a और b अब हमारे पास फिक्स हो गया कि a 1/3 और b -2/3 होगा। ठीक है, फिर अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 0 लेते हैं। तो यहां पे a इंटू सी प्लस 2/3x एंड प्लस 2/3y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो यानी यहां से a की वैल्यू अगर मैं 1/3 रख देता हूं तो और 3 हटा देता हूं तो यहां से c प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 आएगा। ये सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं हम। फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप 0 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2/3c प्लस 1/3x एंड प्लस by इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से हमारे पास b की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। b की वैल्यू इनफैक्ट ऑलरेडी -2/3 पता है, तो 3 अगेन हटा देते हैं, तो यहां से 2c प्लस x -2y इज इक्वल टू 0 आ गया। ये तीसरा इक्वेशन। अब इन 3 इक्वेशन से हमें c, x और y की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, इन दोनों को ऐड करिएगा आप तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 3c प्लस 3x इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहां से तो c इज इक्वल टू -x आ गया। ठीक है, c इज इक्वल टू -x, और c इज इक्वल टू -x हम सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो फ्रॉम 2 हो जाएगा। ठीक है, जब आप c इज इक्वल टू -x रख दीजिएगा यहाँ पे तो आपके पास 2y इज इक्वल टू -x आएगा। हाँ, 2y इज इक्वल टू -x,
तो y की वैल्यू आ जाएगी -x/2। ठीक है, तो c को भी हमने x के फॉर्म में लिख लिया और y को भी हमने x के फॉर्म में लिख लिया। तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल के हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए फर्स्ट इक्वेशन में डाल के हम फाइनल आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास सी स्क्वेयर, तो सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वेयर एंड प्लस वाई स्क्वेयर आपका एक्स स्क्वेयर बाई 4 हो गया। इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 1 है ना। तो ये बन जाएगा आपके पास 9x² बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आ गई 2/3 और -2/3। अब x की वैल्यू आ गई तो एक बार 2/3 रखिएगा तो उसके करेस्पॉन्डिंग c मिल जाएगा और y मिल जाएगा, और एक बार -2/3 रखिएगा तो उसके करेस्पॉन्डिंग c मिल जाएगा और y मिल जाएगा। तो अगर हम सारा एक तरीके से ऑर्डर्ड पेयर की तरह आंसर निकालें a b c x और y की, ठीक है, तो दो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। a और c तो आपके पास फिक्स है, सॉरी a और b तो आपके पास फिक्स है। ठीक है, तो a की वैल्यू तो आपकी आ गई 1/3 है ना, b की वैल्यू है -2/3, ये तो फिक्स हो गया। x c की वैल्यू अब x के ऊपर डिपेंड करेगी, तो x को एक 2/3 ले रहे हैं आप, तो c -2/3 होगा, है ना। जब आपने x को 2/3 लिया तो c -2/3, x 2/3 और y आपका -x/2 तो -1/3। ठीक है, तो एक ऑर्डर्ड पेयर तो ये बना, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1/3 -2/3। x को इस बार -2/3 लीजिए तो c आपका 1/3 बन जाएगा, c आपका 2/3 बन जाएगा, है ना। c आपका बन गया 2/3, फिर x बन जाएगा आपका -2/3 और y बन जाएगा 1/3। तो ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे और यही आपके मतलब ऑर्डर्ड 5 नंबर्स का बेसिकली ऑर्डर्स आपका इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम जो पढ़ेंगे वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ aij इज इक्वल टू aj फॉर ऑल i and j। यानी अगर aji को aj से अगर रिप्लेस कर देते हैं तो आपका मैट्रिक्स सेम आना चाहिए। अच्छा, ये तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि aij को aji से रिप्लेस करेंगे तो हमें तो ट्रांसपोज मिलेगा, है ना। तो उसके लिए रिजल्ट भी यही आ गया कि अगर आपके पास मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसका कंडीशन बड़ा सिंपल सा है। कंडीशन ये है कि आपका A इज इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, A ट्रांसपोज। ठीक है, A इज इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, A ट्रांसपोज। बात समझ में आई। फिर हमारे पास दूसरा जो मैट्रिक्स होता है वो है स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है ना कि aij को आप -aji से रिप्लेस करते हो। ठीक है, aij को -aji से। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लीजिए ये आपका एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो इसका अगर हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना होगा, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है, तो ये देखिएगा ध्यान से। अब हमें क्या करना है, aij को aji से रिप्लेस करना है ना। aij इज इक्वल टू -aji होना चाहिए, है ना। aij इज इक्वल टू -aji होना चाहिए। तो इनफैक्ट ये तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, तो यहीं से हम कंपेयर करके देख लेते हैं। तो उस केस में ना एक खास बात होती है कि डायगोनल एलिमेंट के लिए अगर आप देखिएगा, डायगोनल एलिमेंट के लिए तो अगर i इज इक्वल टू j डालिएगा तो ai आपका हमेशा 0 होगा। तो इसका ना खास बात यही होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कि आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स विल ऑल बी 0। सारे डायगोनल एलिमेंट्स आपके 0 होंगे। ठीक है, और डायगोनल के अबाउट अगर आप एक मिरर प्लांट करते हो, डायगोनल के अबाउट एक मिरर प्लांट करते हो, तो इन ये दोनों आपको
मिरर इमेजेस दिखेंगे विथ अ नेगेटिव साइन। मतलब अगर यहां ए है तो यहां माइनस ए, यहां बी है तो यहां माइनस बी, और यहां माइनस सी है तो यहां सी। ठीक है, दोनों इमेजेस मिरर इमेजेस दिखेंगे लेकिन साइन डिफरेंट होगा। वहीं अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर आप बात करते हो तो डायगोनल पे अगर आप एक मिरर प्लेस कर दो तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर इमेजेस दिखेंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर इमेजेस दिखेंगे, है ना, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर इमेजेस दिखेंगे। तो यही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खासियत होती है। ठीक है। अच्छा, यहां पे एक और चीज अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, यहां पे अगर चाहें तो हम नोट करके लिख सकते हैं कि अगर आपके पास ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई है तो क्लियरली ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा। यानी आपके पास जो रिलेशन आएगा वो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। इसके साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट रिलेशंस होते हैं। ठीक है, वो ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑर्डर अगर इसका ऑड है ना, ऑर्डर ऑड है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 0 आएगा, और ऑर्डर अगर इवन है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है क्या। तो कोई भी ऑड ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक होना बहुत जरूरी है, और ऑड ऑर्डर का हो तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, और अगर ऑर्डर इवन हो तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। हम यहां पे नोट करके भी देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। द पेयर ऑफ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स जो हैं एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इनवर्सेस है। ठीक है, बिल्कुल सही। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n इंटू एन प्लस 1/2। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ध्यान दे दिएगा कि मैट्रिक्स को सिमेट्रिक करने के लिए आपके पास जो पॉसिबल प्लेसेस हैं जहां पे आप डिफरेंट एलिमेंट्स रख सकते हो वो ये, क्योंकि यहां पे जो रखोगे वो आपको अपने आप यहां पे रखना पड़ेगा, यहां पे जो रखोगे वो अपने आप यहां रखना पड़ेगा, और यहां पे जो रखोगे वो अपने आप यहां रखना पड़ेगा। मतलब अगर यहां पे आपने कोई एलिमेंट रखा तो इसके लिए आपके पास चॉइस नहीं है, यहां पे अगर आपने कोई एलिमेंट रखा तो इसके लिए आपके पास कोई चॉइस नहीं है, यहां पे एलिमेंट रखा तो इसके लिए आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज जो आप डाल सकते हो ये उसी तरीके से निकालेंगे जो हमने जीरोस को काउंट करने के लिए किया था, याद है, मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, नॉन जीरो एंट्रीज। ठीक है, इस तरीके से अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर के केस में तो उसी तरीके से काउंट करके निकालेंगे, तो ये हमारा n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा। द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू स्क्वायर मैट्रिक्स आर ऑल जीरो बट नॉट द कन्वर्स। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे तो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2p-1, 2p-1 यानी ऑड नंबर, तो ये चीज तो मैंने आपको बताई ही। ठीक है, ऑड नंबर, तो अगर ऑड ऑर्डर का कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अगर हम देखें स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो अगर A इज अ स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आपके पास A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यानी कहने का मतलब A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स तो आपके पास A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा ही सिमेट्रिक होगा, और A माइनस A ट्रांसपोज हमेशा ही स्क्यू सिमेट्रिक होगा। A इंटू ए ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज इंटू ए, ये भी आपके क्या होंगे, सिमेट्रिक मैट्रिसेस होंगे। कैसे, तो ध्यान से देखिए यहां पे A को अगर हमें प्रूव करना हो तो हमारे पास A प्लस A ट्रांसपोज अगर आप लिखते हैं और इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो दिस इज नथिंग बट A ट्रांसपोज प्लस A, और A ट्रांसपोज प्लस A लिखिए या A प्लस A ट्रांसपोज लिखिए, एक ही बात है। तो यानी आपके पास जो मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज लेने के बाद वो मैट्रिक्स खुद बन जाता है। तो दिस विल इंप्लाई कि आपके पास A प्लस A ट्रांसपोज जो होगा ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, फिर
अगर आपके पास A माइनस A ट्रांसपोज है ना, तो इसका अगर आप ट्रांसपोज लीजिएगा तो ये बन जाएगा A ट्रांसपोज माइनस A एंड विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो ये नेगेटिव के साथ आ गया, तो यानी ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है क्या? फिर अगर हम बात करते हैं A इंटू ए ट्रांसपोज की, A इंटू ए ट्रांसपोज की, तो इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज पहले आएगा विच विल बिकम A, और वापस से आपको A ट्रांसपोज ही मिल जाएगा। तो ये भी हो गया आपका सिमेट्रिक। सिमिलरली उसी तरीके से अगर आप A ट्रांसपोज इंटू ए का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो ये वापस से A ट्रांसपोज इंटू ए ही मिलेगा, और ये भी क्या आ गया आपका, सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये हमें याद रखनी चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है ये है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये भी बहुत आसानी से इसी कॉन्सेप्ट से आ जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है तो आप इसको लिख सकते हो हाफ ऑफ, ध्यान से देखिएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। देखिए, तो यानी ये हो गया आपके पास हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, है ना, एंड प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, है ना। तो ये आपका हो गया सिमेट्रिक वाला पार्ट, ये आपका सिमेट्रिक हो गया, और ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, तो हर मैट्रिक्स को आप सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब सवाल करते हैं कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, सिंपल है, आइए आसानी से प्रूव कर देते हैं। तो हमें ए बी को सिमेट्रिक शो करना है, तो ए बी को सिमेट्रिक होने के लिए ए बी ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए बी, है ना। तो ए बी ट्रांसपोज को हम लिखेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, लेकिन सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक तो बी ट्रांसपोज बी के बराबर होगा और ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, है ना। तो यानी कहने का मतलब कि अगर इसको सिमेट्रिक होना था तो दिस शुड हैव बीन इक्वल टू व्हाट, ए बी, और क्लियरली ये तो खुद बी ए के बराबर है, तो देयरफॉर फॉर ए बी टू बी सिमेट्रिक, ए बी को सिमेट्रिक होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बी ए इज इक्वल टू ए बी, और यही प्रूव करना था, बड़ा सिंपल हो गया ये तो। नेक्स्ट है कि शो दैट बी ट्रांसपोज इंटू ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें बी ट्रांसपोज इंटू ए बी को सिमेट्रिक बनाना है। तो अगर सिमेट्रिक बनाना है तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं, पहले ट्रांसपोज लीजिएगा तो रिवर्सल लॉ लगाते हैं, तो यहाँ पे पहले इसका ट्रांसपोज होगा तो बी ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज और इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विच इज नथिंग बट बी। तो ये आपके पास आ गया बी ट्रांसपोज ए और ये बी। ठीक है, यहाँ पे ए ट्रांसपोज होगा, सॉरी। अब यहां से इसको अगर सिमेट्रिक बनना है, ठीक है, तो फॉर सिमेट्रिक बनने के लिए आपके पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू बी, इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी बी ट्रांसपोज ए इंटू बी के बराबर। ठीक है, अब कैंसिलेशन लॉ तो वैलिड है यहां पे, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये गया, राइट कैंसिलेशन लॉ से ये गया, तो यानी यहां से आपके पास ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब ए इज सिमेट्रिक। तो अगर इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक होना है तो ए को सिमेट्रिक होना पड़ेगा, और फॉर स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए यहां से आपके पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू बी की वैल्यू नेगेटिव ऑफ बी ट्रांसपोज ए इंटू बी के बराबर आनी चाहिए। लेफ्ट कैंसिलेशन राइट कैंसिलेशन से ये दोनों तो चले गए, तो आपके पास क्या आ गया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, है ना। तो इसके कहने के मतलब ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है क्या,
यानी क्लियरली ये मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये पूरा किस पे डिपेंड करता है कि ए सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फाइंड एक्स वाई जेड एंड टी। ठीक है, तो सिमेट्रिक होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होता है कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होना चाहिए। तो ए मैट्रिक्स तो यहां पे दिया हुआ है, ये है हमारे पास 5 2 x y z -3 4 t एंड -7। इसका ये मैट्रिक्स इसके ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए। तो रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहां पे 5 2 x देन y z -3 और ये हो जाएगा 4 t एंड -7। ठीक है, अब दो मैट्रिक्स अगर बराबर हैं तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये इसके बराबर वो ऑलरेडी है। 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2। फिर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, x इज इक्वल टू 4 आ गया। y इज इक्वल टू 2, z का z इज इक्वल टू z तो ऑलवेज ट्रू होगा फॉर ऑल रियल नंबर्स, तो यहां से हमारे पास z आ गया ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, फिर आपके पास t इज इक्वल टू -3 आ गया, तो t इज इक्वल टू -3। 4 इज इक्वल टू x क्लियरली ट्रू है, t इज इक्वल टू -3 ट्रू है, -7 इज इक्वल टू -7 ये भी ट्रू है। तो यही वैल्यूज निकालनी थी, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, z ऑल रियल नंबर्स और t आपका आ गया -3। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स दिस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई डोंट थिंक कि हमें पूरा लिखने की जरूरत पड़ेगी, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि A इज इक्वल टू हो जाएगा आपका A प्लस A ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस A माइनस A ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। यहां से आप A और A ट्रांसपोज लिख के उसका सम करके और हर एलिमेंट को आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको पूरा डिटेल में करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे और बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की, और वहां पे और भी इंटरेस्टिंग चीजें आप देखेंगे। मैट्रिक्स में एक्चुअली जो जेई के सिलेबस में जो क्वेश्चंस आते हैं, जेई के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं, वो इन्हीं पोर्शन से ज्यादा आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, तब तक आप जी भर के मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और पूरी लर्निंग जर्नी को एंजॉय करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और भी अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे, एग्जामिनेशन लेवल के क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने मैट्रिक्स चैप्टर में। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।